नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने नए बस स्टैंड के सामने पंडित श्री राम शर्मा पार्क के गेट पर मूर्ति अनावरण किया। इस दौरान पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच की तरफ से रखे गए मांग पत्र पर भी मुख्यमंत्री ने विचार किया। कि पंडित श्री राम शर्मा जी का राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा और समृद्ध रहा है। वह 1937 से 1962 संयुक्त पंजाब की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1952-1959 तक पंजाब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे 1960 से 61 में पंजाब विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा 1961 से 1963 तक पंजाब पुलिस कमीशन के सदस्य भी रहे हैं। इस अवधि में पंजाब इकोनॉमिक्स कमेटी के वो चेयरमैन का उन्होंने कार्य भी संभाला है। जब वर्ष 1965 में संयुक्त पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें हरियाणा विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्हीं के रहते हुए वो समिति ने वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि हरियाणा के साथ विकास ही नहीं, राजनीतिक भागीदारी और नौकरियों की भर्ती में भी भेदभाव किया जाता है। उनके द्वारा दी गई इस रिपोर्ट के आधार पर ही अलग हरियाणा के निर्माण की मांग को बल मिला था। भाइयों, पंडित श्री राम शर्मा जी ने जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ, उसके लिए भी उन्होंने अपनी भूमिका उसके अंदर दर्ज की है। 1966-67 में उन्हें दिल्ली पुलिस कमीशन का सदस्य भी बनाया गया और 1977-69 तक हरियाणा स्टेट विजिलेंस कमेटी के वो चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया है। मुझे खुशी है पंडित श्री राम शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। उन्होंने हरियाणा के नवरत्नों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर मैं पंडित श्री राम शर्मा जी को अज्ञात शत्रु कहूं तो गलत नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। मुझे खुशी है कि पंडित श्री राम जी अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में हमेशा विवादों, गुटबाजियों और दल बदल एवं अन्य धन बल की राजनीति से वो दूर रहते थे। उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए कभी भी मूल्यों से, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। ऐसे महान देशभक्तों और महापुरुषों के जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके नाम पर संस्थानों का खोला जाना और तथा उनकी प्रतिमाओं का स्थापना करना ये बहुत जरूरी है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखकर उस गरिमा को आगे भी बनाए रखने में इन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, हरियाणा में महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है। उसी परंपरा में आज पंडित श्री राम शर्मा जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी पंडित श्री राम शर्मा उनके नाम से वो रखा हुआ है। वर्ष 2011 में पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम एक डाक टिकट भी जारी की गई। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। हमने प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन, सम्मान पेंशन को भी
25,000 रुपए से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपए करने का निर्णय ये हमारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उदयवान और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। दीपेंद्र बचाओ नारे की असलियत एक बार फिर दिखाई दे रही है। उन्होंने मांग करी कि बीजेपी को अपना स्टैंड स्पष्ट कर लोगों से माफी मांगनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये मामला किस किस के संज्ञान में था, कौन कौन साथ था और कौन कौन बचाने में शामिल था। सत्ता से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जो बातें आ रही हैं निकल के ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक की बात पहुंच गई। महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने है और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था, और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी, मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी, आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन भड़ोली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने उस अभियान में मेंबरशिप ली होगी, वो आज अब क्या सोचते, अपने आप को कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे। मोहनलाल बड़ौली का तो अभी आया है, उससे पहले यहीं से रमेश कौशिक, इसकी सीडी भी जारी हो गई थी। आज उसके केस का कुछ अता पता नहीं है क्या हुआ, उसको क्या नहीं हुआ, वो सारा दबा दिया गया। हमारी महिला कोच के साथ जिस तरह से संदीप सिंह के खेल मंत्री ने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ हुआ, हमारे चाहे वो जिस तरह से हाथरस में हुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जो मामला हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सब जगह मिलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक भी जो मठाधीश भी हैं कई, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, जो इनसे जुड़े रहे, जो इनके लिए प्रचार करते रहे, वो सभी पर इस तरह का संगीन आरोप लगते रहे। इस मामले में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उन्होंने एक्शन लेना है, क्या एक्शन लिया है। खबर करनाल से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी के शोरूम में चोरों ने कोहरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी के शोरूम के ताले काटकर कंप्यूटर और सीपीयू लेकर रफू चक्कर हो गए। कंप्यूटर में जरूरी दस्तावेज डाटा मौजूद था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम भी किया जा रहा है। आज सुबह आए तो देखा 9:15 बजे, तो दोनों शटर वगैरह कटिंग कर रखे, अपना शटर ओपन था और जैसे ही अंदर आए तो देखा अपना मॉनिटर और सीपीयू चोरी हो गया था। तो उसमें क्या बिलिंग वगैरह करते थे आप? नहीं, बिल्कुल मैडम, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसी में थे, आईडियाँ भी थी, सब कुछ था, इनवॉइस, इंश्योरेंस, सब कुछ उसमें। काफ़ी ज़रूरी चीज़। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल जी, ऑफिस पर्पज़ की सारी चीज़ें उसी में ही थी। उन चीज़ों का बैकअप लिया हुआ था आपने या वो? नहीं, बैकअप वगैरह तो कुछ भी नहीं है मैडम, सब उसी में था। जी बिल्कुल। अच्छा, एक ही कंप्यूटर स्क्रीन थी जी यहाँ? बिल्कुल। और उसी को ले गए? जी बिल्कुल।
मैं ये तो बोल रहा हूँ, कितने का बाहर फोन अंदाजा है करके कितने बोलो कि यार को? राजस्थान के टॉप बैंड दे दिए। 25 से 30 हजार रुपए के नियर अबाउट है। पहले भी हुआ है ऐसा कुछ? नहीं मैडम, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। सूचना आई थी, जो ये मैनेजर है योगेश बत्रा, ये चौकी में सूचना दी उन्होंने भी, मेरी शटर है यहाँ शोरूम है इनका टाटा मोटर्स का, जो रात को किसी नामालूम चोर द्वारा, रात्रि का समय इनको पता नहीं है, जो कंप्यूटर वगैरह उठा के ले गए इनका चोरी करके। जो इस सूचना पर यहाँ पर आए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया, जो उन्होंने जैसे आगामी कार्रवाई अफसरों को बतला दिया है, जो आगामी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। क्या क्या सामान लेकर गए हैं? कंप्यूटर ही बताया इन्होंने फिलहाल। लगभग कितने का नुकसान है? ये इनके अनुसार 25 से 30 हजार का नुकसान बता रहे हैं। आसपास कई सीसीटीवी कैमरा आसपास तो एक साइड तो मारुति का ये आपके देखी नजर ही आ रहा है आपने, ये तो है ही बंद ही है फिलहाल। उधर जो पेट्रोल पंप है उनके कैमरे भी चेक करे जाएंगे, जैसे हो गया तो देखेंगे इन्होंने। फिलहाल तो मेरी नगर वासियों से एक अर्ज है भाई, कृपया आप अपने कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए, और रात्रि में आजकल धुंध का टाइम है, इसलिए थोड़ा अपना सतर्क होकर। हम पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रात्रि गश्त लगातार, हमारे अधीक्षक पुलिस की तरफ से भी बार बार हमें आदेश दिए जाते हैं। लगभग 4:30 बजे तक मैक्सिमम पुलिस गश्त हाईवे पर होती है? करती रहती है लगातार। जो अभी इंचार्ज साहब सवेरे 4:30 बजे ही आए हैं गश्त से। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। करते अगली खबर का। खबर सिरसा से है, जहां अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 26 जनवरी को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय पर्व के सफल आयोजन के लिए अधिकारी कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। उन्होंने आयोजन स्थल की सफाई, बैठने की व्यवस्था, मंच की सजावट, शौचालय व्यवस्था, एम्बुलेंस, पेयजल आदि के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खबर अम्बाला से है, जहां ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता के लिए ईडी ने केस चलाने की इजाजत देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल पर केस चलेगा तो जो सच्चाई है वह लोगों के सामने भी आएगी। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान विज ने कहा कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब आखिरी सांसें ले रही है। उनके मुरझाए और लटके हुए चेहरे इसका साफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुश्ती में पहलवान नीचे गिरा होने के बावजूद कहता है कि मैं ही जीतूंगा, मगर जो गिर चुका होता है वह गिरता ही है। वही दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के नए भवन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने के विवाद पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए भी कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया। उनकी सारी शक्तियों, स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता पर इन्होंने अंकुश लगाकर रखा था। ऐसे में इनके किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देखिए केस चलेगा तो जो सारी सच्चाई है वो भी सामने आएगी और लोगों को पता लगेगा कि व्हाट इज व्हाट। जी, वो दिल्ली के चुनाव सिर पर है, आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, चुनाव में तो देखिए बिल्कुल जो केजरीवाल जी हैं और उनकी आम आदमी पार्टी है वो आखिरी सांसें ले रही है। उनका चेहरे से मुरझाए हुए और लटके हुए चेहरे इसका साफ इशारा कर रहे हैं। तो चुनाव तो उनका खत्म है। दावा किया है चौथी बार सरकार बनाएंगे है, केजरीवाल ने दावा किया चौथी बार सरकार। चलो, पहलवान जब कुश्ती में नीचे गिरा हुआ होता ना तो भी कहता है कि नहीं मैं जीतूंगा, पर वो जो गिर चुका वो गिर चुका। मनमोहन सिंह को, जिसको प्रधानमंत्री होते हुए भी बतौर प्रधानमंत्री काम नहीं करने दिया गया, और उनकी सारी शक्तियाँ, उनकी सारी विजडम, की सारी बुद्धिमत्ता पर इन्होंने अंकुश लगा के रखा, तो उनसे तो किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखते हैं, सरकार पूरी निगाह रखे हुए इसके ऊपर। हमारे काबिल मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हर एक चीज़ की ध्यान रखे हुए हैं और जो आवश्यक होगा वो करेंगे।
खबर पलवल से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बनाए जा रहे फुटओवर ब्रिज के साथ रैंप बनाने की स्थानीय लोगों ने मांग की है। कैंप बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम से अपनी मांग रखी और खेल मंत्री गौरव गौतम ने लोगों की समस्या सुनकर समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से फुटओवर ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन लोगों को जब इस फुट ओवर ब्रिज के बारे में जानकारी मिली तो लोगों का कहना है कि इसकी मांग तो बहुत पहले से थी और पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जो फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है इसमें बुजुर्गों के लिए लिफ्ट वह सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज के साथ रैंप की व्यवस्था बेहद जरूरी है, ताकि सड़क पार करके बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों को अपने 2 पहिए वाहनों से आने और जाने में सहूलियत मिल सके। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों के दबाव के चलते सड़क पार करते समय कई लोगों की वाहनों की चपेट में आने से मौके पर मौत भी हो गई है। वहीं फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास पर वाहनों के भारी जाम के राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अक्सर जाम रहता है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि क्या है, कई बार जब रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ पे 3 रोड बने हुए हैं, ठीक है, सारे ही क्रॉस करने पड़ते हैं। सारे एज के बच्चे भी क्रॉस करते हैं, बड़े बूढ़े भी क्रॉस करते हैं, हम जैसे भी क्रॉस करते हैं। तो हाईवे जो है चलता हाईवे है, कई बार गाड़ी स्पीड में भी आती है, तो कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, कई डेथ भी हुई हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो बनना चाहिए। लेकिन मंत्री से हमारी बात हुई है इस बारे में, उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। बाकी बात अभी हमने जो मांग पहले रखी थी उसके दोबारा की जल्दी काम शुरू हो जाए, इसके मंत्री दोबारा मिल के आए हैं। अभी हमने बात तो की है, मांग रखी गई है कि वहाँ पे बाइक के लिए भी फुटओवर बनाया जाए, ताकि वहाँ से जो अंडरपास है वहाँ से रॉन्ग साइड बहुत व्हीकल आते हैं, उनका एक्सीडेंट बहुत कम होंगे वहाँ पे। तो मांग पूरी होगी, इसकी पूरी उम्मीद है हमें। और चाहे वो उस ब्रिज से मिले, अंडरपास से मिले, वो अधिकारियों से बात करके जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो करेंगे। सब लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसी के लिए मंत्री जी और अधिकारी काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे और करेंगे। फुट ओवर ब्रिज मैं तो कह रहा हूँ बाइक वाला बने, जिससे कि पब्लिक को बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि उस वहाँ पे जो कट है वहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है। बाइक वाला बन जाएगा, जिससे लोग बाइक से ऊपर नीचे अप डाउन हो सकेगा, तो बढ़िया रहेगा। लोगों की डिमांड आई है, पहले फुट ओवर ब्रिज की डिमांड थी, वो जब काम स्टार्ट हो गया तो हमारे व्यापारी भाई मुझसे भी मिले थे, मैंने भी उनकी बात को रखा है। अगर वो सब लोगों का टेंडर एक बार उनका हो चुका है, उस पर एक बार चलेंगे, री प्रक्रिया चलाने की बात हुई है। अधिकारियों के साथ भी कल मीटिंग हुई है और व्यापारियों के साथ भी मीटिंग है। उस पर अच्छा काम व्यापारियों के फायदे के लिए करेंगे। लोगों को कहना है कि मंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उस रैंप कर रहे हैं, हम उसका काम करेंगे। व्यापारी भाइयों के लिए, अपने इलाके की जनता के लिए समर्पित हैं, संकल्पवान है अच्छा काम करने के। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष में एक मामला दर्ज हुआ, क्या कहोगे? इसमें प्रदेश अध्यक्ष एक मामला दर्ज हुआ है, मनगढ़ंत कहानियां है। खबर अंबाला से है, जहां 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों को जब्त कर पिहोबा की बाखली पेपर मिल में नष्ट कर दिया है। पुलिस विभाग ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। अंबाला रेंज के आईजी शिवास कविराज की मौजूदगी में पिहोबा बाखली पेपर मिल में पुलिस ने नशीले पदार्थों को नष्ट किया। आज हम लोगों ने अंबाला रेंज के तीनों जिलों के जो मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, उनको जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 459 केस हैं और करीब 60 करोड़ के मादक पदार्थ जो है वो यहाँ पर नष्ट किए जा रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने जो है करीब 3-4 महीने पहले भी ये काम किया था। तो इसके जरिए जो है हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सारे समाज को इनको नष्ट करके कि इनसे दूर रहने की ज़रूरत है, और जो भी तस्कर इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिज्ञ हैं। और आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी साहब, उनके आदेशानुसार उनके ऊपर और भी शिकंजा कसा जाएगा और भविष्य में इन मादक पदार्थों की तस्करी में खासकर जो बड़े तस्कर हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। खास करके नशीले पदार्थों के बारे में जो है हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी जो नशीले पदार्थों के विक्रेता हैं, तस्कर हैं, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करते ही हैं। इसके अलावा हमारे एसपी साहबान भी यहाँ हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है, कोई भी
मादक पदार्थ बेचता पाया जाता है आपके एरिया में, और अगर आपको लगता है कि थाने लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप पुलिस अधीक्षक के। खबर भिवानी से है, जहां अस्पताल में उपायुक्त महावीर कौशिक ने डी एडिशनल सेंटर का निरीक्षण किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि एसडीएम अस्पताल में डी एडिक्शन केंद्र का निरीक्षण महीने में एक बार किया जाता है और उपायुक्त 3 महीने में एक बार निरीक्षण करते हैं, जिसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य और अन्य स्टाफ के सदस्यों के साथ अस्पताल में निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वह अपनी नशे की लत को छोड़ने के लिए समान अस्पताल के डी एडिशन सेंटर में सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। एक नशा मुक्ति केंद्र है, उसका संचालन किया जा रहा है, तो उसका रेगुलर जो इंस्पेक्शन है एसडीएम द्वारा 1 महीने में किया जाना होता है और संबंधित डीसी द्वारा 3 महीने में एक बार किया जाना होता है। उसी संबंध में आज जो नशा मुक्ति केंद्र है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए मैं आया था और उसका जो नशा मुक्ति केंद्र है उसका इंस्पेक्शन किया है। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पूरी व्यवस्था है। और ये 10 बेड यहाँ पे हैं, 8 बेड हैं वो एडल्ट्स के लिए हैं और 2 बेड्स हैं वो बच्चों के लिए हैं। और अभी मौके पे वहाँ पे सिर्फ एक ही पेशेंट था। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से जनता से निवेदन है कि जो एक यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है सिविल हॉस्पिटल में, उसका उपयोग करें, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा है। फैसिलिटी पूरी है लेकिन कम लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सारी व्यवस्था ठीक है, सफाई व्यवस्था ठीक है और मरीजों से बात की है, मरीजों ने भी पूरी संतुष्टि व्यक्त की है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ये बात सही है कि जो युवा है उसमें जो नशे की प्रवृत्ति। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।